नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। तो हम यहाँ से ए बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ए बी और सी के इफिशियंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से तीनों के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए इफिशियंसी के रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 40% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए की कुशलता जो है बी के मुकाबले केवल 40% है। तो हम इसे फ्रैक्शन में अगर चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, 2/5 है। यानी बी की कुशलता अगर 5 यूनिट होगी तो ए की कुशलता कितना होगी, 2 यूनिट होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि सी की कुशलता जो है ए और बी की कुशलता का 50% है। तो देखिए ए और बी की कुशलता कितना हो जाएगा, ए की कुशलता अगर 2 यूनिट है तो बी की कुशलता कितना है, 5 यूनिट। यानी दोनों का मिला के कुशलता कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। तो इसका हम 50% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 यूनिट का अगर हम 50% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में दिया कि सी अकेले उस कार्य को अगर करता है तो कार्य को करने में 30 दिन का समय लगता है और हमें सी का इफिशियंसी पता है। तो देखिए सी के द्वारा लिए गए समय में अगर हम सी के इफिशियंसी से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब देखिए सी का इफिशियंसी कितना है, सी का इफिशियंसी है 7 यूनिट और सी जो है उस काम को करने में कितना समय ले रहा है, 30 दिन का समय ले रहा है। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 210 यूनिट। अब देखिए इस 210 यूनिट काम को हमें किससे कराना है, ए बी और सी से कराना है। कितना काम कराना है, 210 यूनिट। अब देखिए ए एक दिन में अगर 4 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 10 यूनिट और सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 7 यूनिट। यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलके एक दिन में 21 यूनिट काम करेंगे। तो 210 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 210 में अगर हम 21 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 10 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 दिन निकल के आ गया। यानी तीनों मिलके अगर उस काम को करेंगे तो काम को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, 10 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है समीर और तनुज की उम्र का अनुपात 8:15 है। 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:18 होगी। उनकी उम्रों में कितना भेद होगा। हमें क्या निकालना है, दोनों के उम्रों का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में समीर और तनुज की वर्तमान उम्र का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में समीर और तनुज की वर्तमान उम्र का हमें रेशियो दिया है। हमें वर्तमान का रेशियो कितना दिया है, वर्तमान का हमें रेशियो कितना दिया है, 8:15 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 साल बाद का हमें रेशियो दिया है। 9 साल बाद का हमें रेशियो दिया है। 9 साल बाद का हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 11:18 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में समीर की आयु अगर 8 यूनिट है तो तनुज की आयु कितना है, 15 यूनिट है। यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 9 साल बाद समीर की आयु अगर 11 यूनिट है तो तनुज की आयु कितना है, 18 यूनिट है। यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 7 यूनिट। अब देखिए अंतर हमारा बराबर निकल के आया, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है। अब देखिए अगर अंतर यहाँ बराबर निकल के नहीं आता तो हम क्या करते, सबसे पहले अंतर को बराबर करते। अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या करते, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते। लेकिन यहाँ हमारा अंतर जो है वो बराबर निकल के आ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में समीर की आयु अगर 8 यूनिट है तो 9 साल बाद कितना हो जा रही है, 11 यूनिट। यानी आयु में कितने का वृद्धि हो गया, आयु में 3 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए तनुज का वर्तमान उम्र अगर 15 यूनिट है तो 9 साल बाद कितना हो जा रहा है, 18 यूनिट। यानी उम्र में कितने का वृद्धि हो गया,
उम्र में 3 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए यहाँ जो है हम कितने साल बाद जा रहे हैं, 9 साल बाद, यानी यहाँ जो है वर्तमान से 9 साल बाद जा रहे हैं। तो यहाँ जो है वर्ष में हम कितने का वृद्धि करें, यहाँ हम वर्ष में 9 वर्ष का हम वृद्धि करें। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 3 यूनिट का वैल्यू होगा 9 वर्ष। यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 9 वर्ष होगा। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों के आयु के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना है, 7 यूनिट है। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 21 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय की। यदि कुछ भाग 8 किलोमीटर पर घंटा की दर से पैदल तथा कुछ भाग 16 किलोमीटर पर घंटा की दर से साइकिल से तय की, तो पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, पैदल तय की गई दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में यात्रा का हमें कुल दूरी दिया है और कुल दूरी तय करने का हमें कुल समय दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पैदल का हमें स्पीड दिया है और हमें क्वेश्चन में साइकिल का स्पीड दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है पैदल तय की गई दूरी। अब देखिए हमें पैदल चलने का हमें स्पीड दिया हुआ है। अगर हमें ये पता चल जाए कि पैदल जो है कितना समय के लिए चल रहा है, तो हम निकाल सकते हैं पैदल तय की गई दूरी। अब देखिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में टोटल समय दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल समय दिया हुआ है। अगर हमें समय का रेशियो पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि पैदल जो है कितना समय के लिए चल रहा है। अब देखिए हम समय का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में पैदल का हमें स्पीड दिया है और हमें साइकिल का स्पीड दिया है और टोटल दूरी तय करने का हमें टोटल समय दिया है। तो हम यहाँ से एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम स्पीड कैसे निकालते हैं, हम स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस में टाइम से भाग देते हैं। यानी हमारा बट्टे में क्या है, यहाँ हमारा बट्टे में क्या है, टाइम है। तो देखिए जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, जो हमारा बट्टे में रहता है उसी का हमारा रेशियो निकल के आता है। तो देखिए पैदल का हमें स्पीड क्या दिया, पैदल का हमें स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर घंटा, साइकिल का हमें स्पीड क्या दिया 16 किलोमीटर पर घंटा और टोटल दूरी तय करने का हमें समय क्या दिया 7 घंटा। तो हम इस दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। यानी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 60/7 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बट्टे में हमारा क्या है 7 है, तो हम बट्टे में 7 हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी जगह हम 7 से गुना करेंगे, सभी जगह हम 7 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा 7 से 7 कट जाएगा। हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन में हम क्या करते हैं, बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 16 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 112। 112 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। उसके बाद हम 8 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 60 में से अगर हम 56 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 13 बार में और ये 4 से जाएगा 1 बार में। यानी यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या निकल के गया, 13:1 निकल के आ गया। यानी पैदल चलने में अगर 13 यूनिट का समय ले रहा है तो साइकिल से चलने में कितना समय ले रहा है, 1 यूनिट का। यानी यहाँ से हमारा टोटल समय कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल समय हो जाएगा 14 यूनिट। जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल समय कितना दिया, हमें क्वेश्चन में टोटल समय दिया 7 घंटा। यानी इस 14 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 7 घंटा दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1/2 घंटा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 13 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी पैदल चलने में कितना समय ले रहा है, यानी समय निकाल सकते हैं। 13 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1/2 घंटा है, तो 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 13/2 घंटा। यानी पैदल जो है 13/2 घंटा के लिए चल रहा है और पैदल का हमें स्पीड दिया है। तो हमसे पूछ रहा है पैदल तय की गई दूरी। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड में हम समय से गुना करते हैं। स्पीड क्या है हमारा 8 किलोमीटर पर घंटा और समय क्या है 13/2 घंटा। अब देखिए इस 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। 4 से अगर हम 13 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 52 किलोमीटर। यानी पैदल जो है कितना दूरी तय कर रहा है, 52 किलोमीटर तय कर रहा है। हमारा आंसर क्या निकल गया 52 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6 लीटर चीनी के घोल में चीनी 4% है, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे घोल में चीनी की प्रतिशत क्या है। हमें क्या निकालना, बचे घोल में चीनी का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 लीटर चीनी के घोल में 4% चीनी है, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। यानी हम घोल में से 1 लीटर पानी कम कर रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए हम कम क्या कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं। यानी घोल में पहले जो चीनी का मात्रा होगा अभी भी उतना ही होना चाहिए, यानी चीनी का मात्रा क्या है फिक्स है। अब देखिए पहले घोल कितना था, पहले घोल था 6 लीटर
जिसमें चीनी कितना था 4%। अब देखिए हम इसमें से 1 लीटर पानी कम कर रहे हैं, यानी अब घोल कितना हो जाएगा 5 लीटर। अब घोल कितना हो जाएगा 5 लीटर। तो हमने मान लिया कि इस 5 लीटर में 1% जो है वो चीनी है। ये दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि चीनी का मात्रा क्या है, फिक्स है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से परसेंटेज काट सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 इक्वल टू 5 गुने x। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 24/5। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 सही 4/5। यानी बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा, बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत होगा 4 सही 4/5%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 सही 4/5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि वह इसे 85 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 7% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रीति पहले पुस्तक 10% हानि पे बेच रही है और जब बिक्री मूल्य को 85 रुपये से बढ़ा रही है, जब बिक्री मूल्य को 85 रुपये से बढ़ा रही है तो उसे जो है 7% का लाभ हो रहा है, उसे 7% का लाभ हो रहा है। पहले जो है उसे 10% का हानि हो रहा था और अब जो है 7% का लाभ हो रहा है। किसके कारण, जब बिक्री मूल्य को 85 रुपये से बढ़ा रही है। देखिए यहाँ परसेंटेज में वृद्धि कितने का हो गया, पहले जो है 10% का हानि हो रहा था और अब जो है 7% का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ परसेंटेज में वृद्धि हो गया 17% का। अब देखिए 17% का वृद्धि किसके कारण हो रहा है, 85 रुपये के कारण हो रहा है। अब देखिए 17% का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 85 रुपये पता चल गया और हमसे पूछ कह रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य। तो देखिए पुस्तक का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100%। अब देखिए हमें 17% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 रुपया। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। यानी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, 500 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, गोपाल ने कृष्णा से 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपये अधिक का भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है। हमें एसआई कितना दिया हुआ है, यानी मूलधन से 1440 रुपया अधिक भुगतान कर रहा है। 1440 रुपया अधिक भुगतान क्यों कर रहा होगा, ब्याज के रूप में। यानी हमें एसआई क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है 1440 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपन क्या होता है 100 होता है। अब देखिए साधारण ब्याज के रूप में कितना दे रहा है, 1440 रुपया। साधारण ब्याज के रूप में 1440 रुपये दे रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर ही रहने देते हैं। टाइम कितना है, 3 वर्ष का। टाइम कितना है, 3 वर्ष का। बटे हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। अगर हम इसे 8 से काटेंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, ये 8 से 144 जो है 18 बार में जाएगा। हम 3 से अगर 18 को काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आर क्या निकल के आ गया, आर निकल के आ गया 6%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 6% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, यदि किसी धन पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 166.40 रुपये है तो मूलधन क्या है। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 8% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सीआई दिया हुआ है। हमें सीआई कितना दिया हुआ है, 166.40 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ समय कितना दिया है, 2 वर्ष का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 8%। तो हम सबसे पहले 2 वर्ष का हम यहाँ सीआई काउंट करते हैं। सबसे पहले हम 2 वर्ष का सीआई काउंट करते हैं। तो देखिए सीआई में पहले वर्ष हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है,
यानी पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल का 8% तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 8 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.64% निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ टोटल जो है CI कितना मिल जाएगा, यहाँ टोटल CI मिल जाएगा प्रिंसिपल का 16.64% मिल जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में CI कितना दिया है, 166.40 रुपया दिया हुआ है, यानी 16.64% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 166.40 रुपया दिया हुआ है और हमसे पूछ के प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा 100%। तो हम यहाँ सबसे पहले हम 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर काटेंगे तो देखिए यहाँ जो है 2 अंक के पहले पॉइंट है और यहाँ भी 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से हमारा पॉइंट कट जाएगा और ये जो है ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में। यानी 1% का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 10 रुपया। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपया। यानी प्रिंसिपल कितना होगा, 1000 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 10 पारियों का हमें औसत रन क्या दिया हुआ है, 10 पारियों का हमें औसत रन 32 दिया हुआ है। 10 पारियों का हमें औसत रन क्या दिया हुआ, 32 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहे हैं कि अगली पारी में वह कितना रन बनाए ताकि औसत रन जो है 4 रनों से बढ़ जाए, औसत रन जो है वो 4 रनों से बढ़ जाए। यानी पहले औसत रन अगर 32 था तो अब 4 से बढ़ के कितना हो जाए, 36 हो जाए। तो देखिए औसत 36 करने के लिए अगली पारी में उसे 36 रन तो बनाना ही पड़ेगा और एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ेगा, बाकी 10 पारी का औसत जो था 32 उसे भी अब 36 कर रहा है। यानी बाकी 10 पारी के औसत रन में 4 रन का वृद्धि कर रहा है। यानी बाकी 10 पारी का औसत 4 रन से बढ़ाने के लिए उसे एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ेगा, 40 रन बनाना पड़ेगा। यानी अगली पारी में उसे टोटल जो है कितना रन बनाना पड़ेगा, 76 रन बनाना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 76 रन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि संख्या 3, 5, 6yx 90 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, y माइनस एक्स का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले y और x का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 3, 5, 6yx। ये जो संख्या है 90 से विभाज्य है। ये जो संख्या है 90 से विभाज्य है। तो देखिए कोई भी संख्या अगर 90 से विभाज्य है तो इसका मतलब होगा कि वह संख्या 9 और 10 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो तो वह संख्या हमारी 10 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ अंतिम क्या है, x है। यानी x की जगह क्या हो सकता है, अगर ये संख्या 10 से विभाज्य है तो x की जगह क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब देखिए यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी संख्या हो जाएगी 3, 5, 6y0। अब देखिए ये जो संख्या है 9 से भी विभाज्य है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह हमारी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ अगर हम अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 + 0 14, ये हमारा हो जाएगा 14 + y। अब देखिए हम इस y की जगह क्या रखें ताकि जो हमारा योग निकल के आए वो 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम y के जगह 4 रख ले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 जो है 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए योग अगर हमारा 9 से विभाज्य होगा तो संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य होगी। यानी हम y की जगह क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। अब देखिए मैं x और y का वैल्यू पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है y माइनस एक्स। देखिए y क्या है, 4 है, x क्या है, 0 है। यानी 4 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि √54 प्लस √150 इक्वल टू 19.60 है तो √216 प्लस √96 का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, √216 प्लस √96 का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन में,
हमें क्वेश्चन में दिया है रूट अंडर 54 प्लस रूट अंडर 150 इक्वल टू हमें क्या दिया है 19.60 दिया है। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर, हम इसे लिख सकते हैं 9 गुने 6 प्लस हम इसे क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 25 गुने 6 लिख सकते हैं इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 19.60 हो जाएगा। अब देखिए हम इस 9 को जब रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और रूट के अंदर हमारा क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा प्लस इस 25 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और रूट के अंदर हमारा क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 19.60 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 रूट 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 रूट 6 इक्वल टू हो जाएगा 19.60 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रूट अंडर 216 प्लस रूट अंडर 96 पूछ रहा है। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 36 गुने 6 लिख सकते हैं प्लस हम इसे क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुने 6 लिख सकते हैं। अब देखिए 36 को जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 रूट 6 प्लस 16 को जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 रूट 6। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रूट 6 हो जाएगा। अब देखिए 8 रूट 6 का वैल्यू क्या निकल के आया है, 8 रूट 6 का वैल्यू निकल के आया है 19.60। तो हम यहाँ से रूट 6 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हम रूट 6 का वैल्यू निकालेंगे तो रूट 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, ये 8 से चला जाएगा, ये 8 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 3, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 8 से कितने बार में जाएगा, 36 8 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 40। 40 8 से कितने बार में जाएगा 5 बार में और 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी यहाँ से रूट 6 क्या निकल के आ गया 2.45 निकल के आ गया। अब देखिए हम रूट 6 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 गुने 2.45। हम इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24.5, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 24.5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।